और अब चलते हैं थोड़ा अयोध्या फिर एक बार। पैदाइश आपकी है और आपका बचपन भी था, सब कुछ है, एक संवेदनात्मक जुड़ाव भी है। और पहले ही मैंने कहा था कि अयोध्या को सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। वर्तमान दौर में कुछ अलग तरीके से देखी जा रही है अयोध्या। 92 में आपने नए तरीके से देखा और बहुत कुछ लिखा भी उसके बारे में। आज के समय में आपकी एक किताब जो है वो चर्चित हो रही है सेतु प्रकाशन से, रामचरितमानस अवधी शब्दकोश पर आधारित। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितने सालों का या कितने दिन से आपका ये कार्य चल रहा है और आपको क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि इन शब्दकोशों को लोगों के सामने लाना चाहिए। उनके जो मानी हैं आज के 500 साल पहले वो कैसे अलग थे और आज उसे लोग कैसे समझते हैं, ज़रूरत क्या पड़ी इन शब्दकोश को लाने की। देखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात कि जब आप मानस ज्यादातर घरों में आपको उसकी प्रतियां मिल जाएंगी, ज्यादातर घरों में लोग उसका पाठ करते मिल जाएंगे। जो भी पढ़ता है रामचरितमानस उसको लगता है कि वो समझ रहा है। और वो इसलिए लगता है कि क्योंकि आप राम की कथा जानते हैं, तो आप उस प्रवाह में पढ़ते हैं और ये मान लेते हैं कि आप मानस समझ गए। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट हो सकती है, क्योंकि तुलसीदास जी को ये समझना कि वो इतने सहज और सरल हैं, लेकिन उतने ही दुरूह भी हैं, क्योंकि वो जिस तरह शब्दों को बरतते हैं, जिस तरह उनका प्रयोग करते हैं, वो हैरान कर देने वाला है। अगर आप वाकई अवधि के 500 साल पहले प्रचलित शब्दों और उनके अर्थ समझ पाए, वो इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर इन शब्दों के सही अर्थ कहीं से भी ढूंढ के निकाले जाएं और उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो जो मानस पढ़ते हैं उनकी शायद थोड़ी मदद हो जाएगी। वो उसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, अप्रिशिएट कर सकेंगे, उनका साहित्य पक्ष भी और सामाजिक पक्ष भी तुलसीदास का। इसलिए मैंने ये शुरू किया। बहुत मुश्किल काम था, बहुत टेढ़ा काम था। मैंने जीवन में कभी कोई शब्दकोश नहीं बनाया था, तो एक अनुभव की कमी भी थी। 20 जगह पूछताछ करने के बाद पता चला कि एक्सेल पर काम करना पड़ेगा। वो एक अपने आप में टेढ़ा काम था, सीधे लिखते नहीं जाना है, आप उसके खांचे बनाने हैं, ये करना। तो मेरा अनुमान ये था कि इसमें तकरीबन 6 साल का समय लगेगा, और अगर 1-2 लोग हाथ बढ़ा दें मदद का, तो आधे समय में हो जाएगा, 3 वर्ष में कर लूंगा। और अगर 1-2 लोग हों जो टाइप करते रहें और ये इससे मुक्त कर दें मुझे, तो मैं साल भर में भी ये काम पूरा कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए फिर जिसको भी आप रखते उसको कुछ देना पड़ता, और उसके लिए मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को, संस्थानों को, सबको लिखा, आग्रह किया कि ऐसा एक काम करना चाहता हूं, अगर आप इसमें सहायता कर सकें। तो कोई आया नहीं आगे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो फाइनली मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। और उनका भी विषय अवध का इलाका और तुलसीदास और जायसी, ये उनके विषय रहे अध्ययन के। तो उस पर हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, और हम 3.5 साल में ये पूरा कर पाए। मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक जगह लिखते हैं वो, जब वैवस्वत मनु अयोध्या छोड़ते हैं और अपने बेटे को राजपाट देते हैं, क्योंकि उनके कान के ऊपर के बाल सफेद होने लगे थे, तो उनको लगा कि अब राजकाज नहीं करना चाहिए, अब सन्यास का समय आ गया है। तो अपनी पत्नी के साथ वो निकल जाते हैं अयोध्या से, और संकल्प लेते हैं कि अब अन्न नहीं खाएंगे। और फिर गोसाई जी एक जगह आके लिखते हैं कि पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने उस निर्मल जल में धेनुमति के स्नान किया। मतलब धेनुमति कोई नदी थी। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि धेनुमति कौन सी नदी है, और अयोध्या और जहां वो जाते हैं
जैसे आश्रम में जाके रुकते हैं। इस बीच में कौन सी नदी है जो बहती? हाँ, वो आश्रम सीतापुर में, नैमिषारण्य में। तो अयोध्या और नैमिषारण्य के बीच में धेनुमती नदी कहाँ है, ये समझ ही में नहीं है। हाँ, रिसर्च का विषय है। हाँ, तो ये बाद में मुझे स्वामीनाथ पांडे ने कहा कि ये मुखसुख वाला मामला है, धेनु गाय को ही कहते हैं, और वो नदी तो आज भी गोमती है। तो लेकिन इतना ही नहीं है, मती क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो फल नदियों के किनारे पैदा होते हैं, संस्कृत में उन्हें मतीरा कहते हैं, और पंजाबी में भी उनको मतीरा ही कहा जाता है। तरबूजा, खरबूजा मतीरा है। तो चूंकि उन्होंने अन्न त्याग दिया था और मतीरा खाते खाते जा रहे थे, तो वो धेनुमती हो गया। अब आप लगे रहिए, उलझे रहिए कि ये धेनु का गो कैसे हो गया और मतीरा से मती कहां से आया, ये कैसे तोड़ पाएंगे आप? तो उस शब्दकोश में इसका विवरण है कि ये ऐसे 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 हुआ। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इन शब्दकोश में एक बहुत, मतलब जैसे आपने बताया कि मतीरा, अब मतीरा का जो हिस्ट्री है, पंजाब में ले लें या यहाँ ले लें, ये हमारे लिए भी नई चीज है कि जो नदियों के किनारे उगने वाले फल हैं, हाँ, मतीरा हैं। हाँ, तो शब्दकोश पर तो काम आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बृहद पूरा इसका एक जो इंसाइक्लोपीडिया, हाँ, एक इंसाइक्लोपीडिया पूरा इसमें छिपा हुआ है। अब वो पता नहीं वो जितना कर पाए। हाँ, अच्छा, हो सकता है बहुत सारे शब्द ऐसे हों जिनके हम अंदर तक पहुंच ही नहीं पाए, जितना भी पहुंच पाए उतना किया। तो ये एक उदाहरण है उसका। दूसरा एक उदाहरण, जैसे कुछ आसान शब्द ले लीजिए, जैसे दिग्गज, जैसे धुरंधर। अब आपको लगता नहीं कि इसके दिग्गज या धुरंधर के लिए आपको डिक्शनरी देखने की जरूरत है? या जैसे कल मैंने सुधार का जिक्र किया, आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि सुधार तो हम जानते ही है, दिग्गज जानते ही हैं, तो इसके लिए डिक्शनरी क्या देखना? लेकिन नहीं साहब, आप अमरकोश उठाइए और दिग्गज का अर्थ देखिए। दिग्गज का अर्थ होता है दिशाओं के हाथी। 8 हाथी हैं जिनको दिग्गज कहा जाता है, और वो 8 जगह पृथ्वी पर उसको दबा के रखे हुए हैं कि पृथ्वी उलट पुलट न जाए। ये वो दिग्गज है। डगमगाही दिग्गज चिक रही, गोसाई जी जब कहते हैं, तो ये उस दिग्गज की बात कर रहे हैं कि हाथी चीख रहे, चिल्ला रहे, हिल रहे हैं। हाँ, और उसके कारण पृथ्वी हिल रही है। ये वो दिग्गज है। दिग्गज दिशाओं के हाथी हैं। धुरंधर मतलब वो बहुत धुरंधर आदमी है, नहीं, धुरी को धारण करने वाला धुरंधर। सुधार, जैसे कहा मैंने, सुधार सु प्लस धार है, सुंदर धार। जो सुधार जिस अर्थ में हम समझते हैं कि करेक्शन वाला, संशोधन करने के लिए, उसके लिए दूसरा शब्द है, और वो भी इस्तेमाल करते हैं गोसाई जी। सुधार, सुंदर ढाला हुआ, वो सुधार है, धार नहीं है। अब आज कोई अगर सुधार बोले तो कहेंगे लोग इसको आता ही नहीं। हाँ, लेकिन सुधार एक शब्द है। हाँ, और वो करेक्शन है, वो संशोधन है। सुधार तो पैनी धार वाला के लिए इस्तेमाल होता था। तो आप शब्द निकालते रहिए इसमें से। साहनी, साहनी आप ढूंढिए कि आप कहां से आए। भरत सकल साहनी बोलाए। जब राम के विवाह की बात हुई तो दशरथ ने भरत से कहा कि तैयारी करो, हमको जनकपुर चलना है। तो भरत ने साहनी बुला लिए। साहनी कौन है? तो पता लगा संस्कृत में एक शब्द है साहनिक, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कर्मचारी जो घोड़ों की देखभाल करता है। अस्तबल का प्रबंधक वाला। हाँ, वो साहनी है, जो बाद में टाइटल हो गया भीष्म साहनी। तमाम लोगों के याद बाद में वो टाइटल हो गया।
जैसे बहुत सारे महाराष्ट्र में मराठी में बहुत सारे कुलकर्णी और ये सब हैं, ये सब टाइटल्स हुआ करते थे जो बाद में जाति के नाम की तरह इस्तेमाल होने लगे। एक बहुत मजेदार शब्द है गोसाई जी के यहाँ, कलेश। कलेश, हाँ। अब कलेश, कलेश कैसे पकड़ेंगे आप? और दो जगह गोसाई जी ने कलेश शब्द का इस्तेमाल किया है और दोनों के अर्थ अलग हैं। तो कलेश जो क्लेश के अर्थ में समझा जाता है वो एक अर्थ है उसका। दूसरा जो शब्द है वो कल्मश से आता है, संस्कृत के। कल्मश मतलब पाप, पाप काटने वाला। तो जब शिव की उपासना करने के बाद करती हैं वो सती, तो वो कलेश कहती हैं, जिसमें एक जगह आता है कि अगर इतनी तपस्या करें, इतना कलेश करें तो होगा। तो कलेश, अगर आप उस कलेश को क्लेश समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखना, और वो कल्मश से बना हुआ कलेश है या क्लेश से बना हुआ कलेश है, ये डिफरेंशिएट करना। हरा हूं कलेश विकार, हाँ, वो कलेश में मतलब वो कल्मश वाला है, कल्मश वाला पाप का वो कलेश है। हाँ। अब वो क्या कहते हैं कि दुराराध्य पे अहि महेशु, हाँ, और फिर वो कलेश करके हाँ आता है। तो वो कलेश कल्मश काटने वाला है, वो क्लेश नहीं है। दुराराध्य पे अहि महेशु। साहित्य में इतना भक्ति काल का इतना बड़ा महाकाव्य जिसको हर साहित्य विद्यार्थी पढ़ता है, अंत तक पढ़ता है, शोध बहुत हुए हैं इस पर, लेकिन ऐसी चीरफाड़ आपको लगता है कि इससे पहले साहित्य जगत में इतना कुछ अध्ययन आपने किया, रिसर्च किया? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत हाँ, हुआ नहीं। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने ढंग से इस पर प्रयास किया हो, लेकिन कोई एक समेकित ढंग से नहीं इस पर हाँ की गई, उस तरह किया नहीं गया। तो वो अगर होता तो अच्छा होता, शायद जनरेशंस के लिए। और जैसे जैसे समय बीतेगा ये कठिन होता जाएगा, और हाँ। क्योंकि आप इन शब्दों को भी खो देंगे। आप धेनुवती के किनारे पहुंचेंगे तो मतलब वैसे ही धेनुवती में नहा के निकल जाए। तीर के किनारे चला, मतलब अवधि में कहीं तो चलत चलत अब खाए वाला समय ना है। हाँ, अब बाजारे में मिला था, आराम से वहीं खाएंगे। हाँ। तो हम एक और प्रश्न हमारे इसमें है, क्योंकि आपने सिर्फ दांडी यात्रा ही नहीं बल्कि काफी कुछ घूमा है, और ये सड़क मार्ग से आपकी यात्राएं भी बहुत कुछ हैं, और 50 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं। तो निसंदेह इतना बड़ा अनुभव आपने समेटा है अपने इस जीवन में। आज के समय में जो ये घुमक्कड़ी है लोगों में, वो हम देखते हैं कि घूम तो खूब रहे हैं, सबके पास गाड़ी है और पिकनिक कर रहे हैं, यूथ हैं, घूमते ही हैं। घुमक्कड़ी के तरीके बदले हैं, मतलब उसको जो एक घूमना सही माने में क्या होना चाहिए, कि सांकृत्यायन की जो परंपरा रही है घूमने की, या आप जैसे लोगों के दौर में जिस हिसाब से लोग घूमते थे, और आज में जो परिवर्तन आया कि लोग घूमने दूसरे उद्देश्य को लेकर के जाते हैं, उस तरीके से नहीं घूमते। तो सही घुमक्कड़ी क्या है, और ये कैसे विकसित की जाए अपने अंदर, और कैसे दृष्टि पैदा की जाए उस घूमने की और किसी चीज को देखने की? देखिए, सोचने की बात है, आपको खुद ही तय करना होता है कि आप ये करना चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों उससे मिला हूँ, जानता हूँ। बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मैं वहां चला जाऊं, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, रिटायर होने के बाद मैं फला पहाड़ पर जाकर रहने लगूंगा। तो यकीन मानिए, ये सारे लोग वो हैं जो जीवन में कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ ये उनके मन में है, वो उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। जिसको करना है वो किसी भी उम्र में करेगा, और करना चाहिए। क्योंकि वो विनोद कुमार शुक्ल जी जैसे कहते हैं कि वो आदमी चला गया गरम पोट पहनकर विचार की तरह, तो वैसे ही चला जाएगा। मतलब आप घुमक्कड़ी, ऐसी घुमक्कड़ी क्या है कि हवाई जहाज से चले गए तो पता लगा नीचे जो था वो तो रह ही गया।
वो तो कोई मिला ही नहीं आपको। तो आप कई बार अनिवार्यता हो सकती है कि आप कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं, कुछ करिए, लेकिन जमीन से जुड़े बिना, जमीन पर उतरे बिना कुछ संभव नहीं है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप एक रत्ती नहीं जान पाएंगे। जब मैं भारतनामा कर रहा था तो 3 चीजें हमने तय की थी प्रीमाइस के तौर पर, और वो भी बीबीसी में रहने के दौरान ही किया था मैंने। तो मुझसे पूछा उन लोगों ने कि इतने पैसे खर्च होंगे इस पर, इतने सारे लोग लगेंगे, तो ये आप करेंगे क्या, आउटपुट क्या होगा इसका? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो उनका हम ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर दें, इतना पैसा लगा दें आपके ऊपर कि जिसका आपको रिजल्ट ही नहीं पता कि क्या होगा। तो मैंने कहा कि मैं 3 चीजें करूंगा। एक, कि मैं किसी नेता से इंटरव्यू नहीं लूंगा। 2, मैं किसी ब्यूरोक्रेट से बात नहीं करूंगा। और 3, मैं ये तय नहीं करूंगा कि मुझे कहां जाना है और किससे मिलना है। कोई प्री फिक्स्ड अपॉइंटमेंट लेकर किया गया इंटरव्यू नहीं होगा। हम जहां चाहेंगे, जहां चाहें चले जाएंगे और जो मिलेगा उससे बात करेंगे। तो आज की थोड़ी पत्रकारिता पे हम आते हैं। बीबीसी में आपने 1 दशक तक पूरा समय दिया। 2019 में बीबीसी का हिंदी प्रसारण जब बंद हुआ, सूचना आई, और अंतिम प्रसारण में राजेश जोशी ने बाकायदा स्टूडियो से, और उस समय रेहान फजल और सब लोग उपस्थित थे, वो हम सब भी जब देखते हैं तो हम लोग की भी एक आंखें नम होती हैं जब वो 80 साल का सफर सुनाते हैं कि 1940 में भारत आया बीबीसी, और इतना समृद्ध किया, पत्रकारिता ही नहीं बल्कि साहित्य की भी अलग अलग पहलुओं पर उसने इतने अच्छे और खोजी कार्यक्रम हमारे बीच में लाए। तो आपको जब सूचना मिली कि बीबीसी हिंदी बंद हो रहा है, उसको और आज के समय हम जोड़ेंगे कि मीडिया पर एक सेंसरशिप अप्रत्यक्ष तौर पर भी चल रही है, क्योंकि उसका एक असर जो है वो आपके घर में भी देखने को मिला। अब वो अलग बात है कि रेड माइक से संकेत उपाध्याय जी हमारे साथ हैं ही हैं और वो हमेशा रहेंगे। जब उन्होंने एनडीटीवी छोड़ा, आपसे कोई सलाह ली छोड़ते समय, या फिर जब आप छोड़े तो आपको क्या लगा, खुशी हुई, उसके बाद क्या कहा आपने उनसे? कुछ उसके बारे में थोड़ा हम उसके बारे में जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में बड़ी मानीखेज चीज है और ये जोड़ेगी बहुत सारे लोगों को। ये सूचना आपको खुद मिली या उन्होंने बताया कि पापा मैं छोड़ रहा हूं, और जब ये सूचना मिली तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, उन्होंने कतई कोई सूचना मुझे नहीं दी, और पूछना तो खैर दूर की बात है, वो तो सवाल ही नहीं है। और इतनी आजादी होनी चाहिए कि आप अपने फैसले खुद कर सकें। निर्णय उनका था, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा कर दिया है, इसलिए कि उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मैंने छोड़ दिया है, और फिर माँ से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि ये कोई नई चीज नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी यही करते, तुम भी यही कर रहे हो, तो कर लो। तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्योंकि आखिरकार आपको अंत में अपनी ही सुननी पड़ेगी। आप अपने प्रति जवाबदेह हैं, किसी और के प्रति नहीं। अगर यही होती जवाबदेही, और बचपन से होती, तो बच्चों को विवश ना किया जाता कि तुम यही पढ़ो, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम साइंस पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो। ये नहीं करना चाहिए। आप उन्हें आजादी दें कि वो अपने फैसले कर सकें। नदी की तरह आप उनको बहने दें। जिस दिन तटबंध तोड़ने पर उतर आए नदी, तो हो सकता है आपको हाथ लगाने की जरूरत पड़े, उसके पहले नहीं लगाने की जरूरत है। छोड़ना चाहिए, वो आजादी होनी चाहिए। और मैं अपने आप को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं उस आजादी के रास्ते में बाधक नहीं हूं। तो उन्होंने जो किया वो ठीक किया, और मुझे अच्छा लगा। ये पत्रकारिता की जिंदा रहने के अच्छे संकेत हैं। हाँ मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। हाँ, अब किसी दूसरे के दिमाग से, दूसरे के भरोसे कब तक रहेंगे? अभी की जो जिंदगी है, जैसे हम आपसे मिल रहे हैं तो ये शहर जबलपुर है, और मैं एक कार्यक्रम के दौरान ही ये पहली हमारी आपकी मुलाकात है, और इससे पहले सिर्फ पढ़ते और सुनते आए हैं हम लोग। अभी का समय आपका कैसे बीतता है, क्या पढ़ते हैं? क्योंकि रचना के बारे में तो हम सब जान ही रहे हैं, किताबें आपकी लगातार आ रही हैं और आगे भी आएंगी, हमें उम्मीद है, नए नए विषयों को लेकर के। समय कैसे गुजरता है आपका? दिल्ली में रहते हैं, घर पे रहते हैं,
तो कैसे कटता है टाइम? लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं होता कि समय बीतता कैसे, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ और एक मैंने अपना एक लाइब्रेरी बना रखी है, तो तकरीबन 8 से 10 घंटा मैं लाइब्रेरी में होता हूँ, जो घर से थोड़ा सा अलग है, घर का ही हिस्सा है लेकिन बाहर है उससे। और मैं सिर्फ चाय पीने और खाना खाने के लिए घर में जाता हूँ, बाकी वहीं बैठा रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ। और जो नया एक काम करने की मन में इच्छा है, वो तुलसी से पहले के राम पर काम करना चाहता हूं, वही कर रहा हूं। तुलसीदास ने जो राम लिखा, राम कथा लिखी, उसके पहले भी राम थे, तुलसीदास से पहले भी। और तो आपसे आपने ये चीज बताई भी कि आपसे नामवर सिंह जी ने कहा था कि राम कथा लिखी। हाँ, थोड़ा उस पर प्रकाश नहीं, वो तो नामवर नए अयोध्या में तुलसी जी अयोध्या में नहीं रहे, लिखा बनारस के घाटों पर। हाँ, तो ये माना जाए कि अब अयोध्या का ही एक व्यक्ति मधुकर उपाध्याय जी वहां राम कथा सीधे निकालेंगे और वो ज्यादा मानी जाएगी। नहीं, खैर ये गलत फहमी और ये मुगालता नहीं हो सकता। मुझे तुलसीदास जी बहुत बड़े हैं, और फिराक साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हमें तो तुलसी के घर में झाड़ू भी लगाने को मिल जाती तो मैं धन्य हो जाता। ये कवि के तौर पर, कवि के तौर पर, रचना के तौर पर, हाँ, जिस हिसाब से उन्होंने रचा, हाँ, वो शिल्प की दृष्टि से मजबूत तो है, बिल्कुल है। आप उसके आसपास भी पहुंचना बहुत टेढ़ा काम है, मुश्किल है, तो वो तो नहीं। लेकिन ये कि हाँ, तुलसीदास ने रामचरितमानस का कुछ हिस्सा अयोध्या में रहकर लिखा, और हम जानते हैं कि ज्यादातर हिस्सा उसका बनारस में लिखा गया। वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये कोई दौड़ नहीं है किसी को आगे पीछे। हाँ, विषय वस्तु के मामले में बात, विषय वस्तु के मामले में अब मैं उस राम कथा को, अगर तुलसीदास के सामने कोई राम रहे होंगे, अगर लोक में कोई राम रहे होंगे जो तुलसी के लिए आधार बने, वाल्मीकि के अलावा, एक तो वाल्मीकि के नाम है, तुलसी उसके आधार पर राम गढ़ते हैं, उनका चरित्र बनाते हैं, और एक लोक के राम है। तो वो लोक के राम कहां आते हैं और वो क्या कर रहे हैं? और लोक के राम के लिए जो मैं आधार बनाना चाहता हूं, वो जायसी को बनाना चाहता हूं, जो तुलसी से 35 साल पहले पद्मावत लिख रहे थे, और उसी अवध की जगह पर बैठ के मीठी वहीं अवध में। और उस पद्मावत में मैं आइडेंटिफाई करके कम से कम 150 से 200 दोहे बता सकता हूं जहां राम कथा है। पद्मावत में राम कथा, तो आपको अंदाजा होगा कि वो लोक वाले राम कैसे रिएक्ट करते हैं, लोक वाली सीता किसी घटना पर क्या कहती हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि लोक से अलग हटकर क्लासिक होना एक चीज है, लेकिन लोक का कोई विकल्प नहीं है, उसको कोई सानी नहीं है। सही बात है। और मुझे लगता है कि लोक हमेशा से ये जो शिष्ट साहित्य लिखे गए, जिनको कहा गया तथाकथित शिष्ट और संस्कृत निष्ठ साहित्य, इसमें एक अनछुआ पहलू हमेशा से रहा कि लोग को कम छुआ लोगों ने। तो इस पर एक काम करना ये बड़ी बात है कि इस पर अगर काम होता है तो ये जरूर लोगों के लिए काफी अच्छा सिद्ध होगा, और लोगों के नॉलेज भी बढ़ेंगे, और वो दृष्टि पैदा होगी कि हमें लोक में व्याप्त चीजों को कैसे देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल काफी सारगर्भित बातचीत, और हर एक पहलू पर जितना मैं कर पाया वो मैंने आपसे बातचीत की, और इस बातचीत में काफी कुछ हम समृद्ध हुए, और सुनने वाले भी काफी कुछ इससे समृद्ध होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह स्वस्थ प्रसन्न रहें, और जब तक हैं तब तक हम लोगों को भी अपनी बातचीत से आप समृद्ध करते रहें। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।